शुरू हुआ जनक और अनिरुद्ध का एक नया सफर। जी हाँ, आया दोस्तों सबके सामने एक नई जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अब जल्द ही अनिरुद्ध का सामना जनक के बदले हुए रूप से होने वाला है और इस बार की मुलाकात बेहद चौंकाने वाली होगी, क्योंकि अब जनक पहले वाली जनक नहीं रही। वह जो कभी सपनों का पीछा करने मुंबई जाना चाहती थी, अब वह गांव की मिट्टी से जुड़ चुकी है। जनक जो एक समय स्टार बनने का सपना देखती थी, अब गांव की सादगी में घुल मिल चुकी है। उसकी बोली पर उसका पहनावा और उसका जीवन जीने का तरीका सब कुछ अब गांव जैसा हो गया है। कई सालों बाद किस्मत अनिरुद्ध को एक बार फिर जनक के सामने ले आती है। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जब अनिरुद्ध उसी गांव में पहुंचता है जहां जनक रह रही होती है, तो वह इस बदली हुई जनक को देखकर हैरान रह जाता है। अनिरुद्ध को यह समझ नहीं आता है कि वह लड़की जो कभी अपने सपनों को लेकर जुनूनी थी, वह आज खेतों में कैसे काम कर रही है। वह सोच में पड़ जाता है, क्या वह वही झनक है जिसकी आंखों में कभी सितारे होते थे। अनिरुद्ध के मन में भावनाओं का तूफान उठता है। इतने सालों में से जो झनक की तलाश में भटकता रहा है, और आज वह जब मिली है तो उसे लगता है कि वह उसे अब यहाँ नहीं रहने देगा। लेकिन अब झनक अनिरुद्ध को देखती है तो वह स्पष्ट रूप से बता देती है कि वह अब कोलकाता नहीं लौटना चाहती। जनक जानती है कि कोलकाता में उसके लिए सिर्फ ताने और आरोप हैं, और अर्शी की चालों से उसे पूरा विश्वास है कि अर्शी ने अनिरुद्ध को अब तक तलाक नहीं दिया होगा। जनक अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट है। गांव में उसे सुकून मिला है, और सबसे बड़ी बात उसकी प्यारी सी बेटी जो उसकी दुनिया बन चुकी है। लेकिन अब अनिरुद्ध उस बच्ची को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि जनक ने किसी और से शादी कर ली है। अब गाँव वाले बताते हैं कि यह बच्ची पराशर और जनक की है, तो अनिरुद्ध टूट जाता है। इसके भीतर भ्रम और दुख एक साथ उमड़ पड़ते हैं। उसे लगता है कि जनक अब उसकी नहीं रही। क्या अब अनिरुद्ध इन बातों पर विश्वास करके चुपचाप लौट जाएगा हमेशा के लिए जनक की जिंदगी से, या फिर कहानी में आएगा एक नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, बराबर है। अगर उसने जनक से शादी की है तभी वह इस गांव में रह सकती है, वरना नहीं। पराशर जवाब देता है कि जनक मुसीबत में थी इसलिए उसे यहाँ लाया, लेकिन शादी नहीं की। अगर गांव वाले जनक को नहीं रखना चाहते तो वह खुद गांव छोड़ देगा। गंगा कहती है कि जनक एक चालाक लड़की है और उसने पराशर को फंसा लिया है। उसका ना तो घर है ना माँ बाप है, फिर भी पराशर उसके पीछे पड़ा है। यह सुनकर जनक गुस्से में आ जाती है और कहती है, आप मेरे माँ बाबा के बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकती हैं। मैं कुछ नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन अपने माँ बाबा के बारे में बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गाँव छोड़ दूँ तो मैं चली जाऊँगी। तभी सरपंच कहते हैं कि नहीं। अगर जनक से पूछते हैं कि इस बच्चे का पिता कौन है। जनक चुपचाप रहती है। सरपंच कहते हैं, अगर वह नहीं बताएगी तो वह गांव में नहीं रह पाएगी। तभी पराशर सबके सामने घोषणा करता है, यह बच्चा मेरा है और जनक मेरी पत्नी है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। और दूसरी ओर जनक अनिरुद्ध गेस्ट रूम में काम कर रहा होता है। तभी अर्शी आती है और कहती है कि उसने अपने कमरे में चलना होगा। अनिरुद्ध साफ इनकार करता है और कहता है कि मैं उस कमरे में नहीं रहूँगा जहाँ तुम रह रही हो। अर्शी ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन अनिरुद्ध उससे झटका देता है और कहता है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहता। तभी परिवार वाले आते हैं और बहस शुरू सुनकर चौंक जाते हैं। अर्शी कहती है, देखिए मम्मी, अनिरुद्ध मेरी बात नहीं सुन रहा। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि अर्शी कहती है, मैंने झनक को घर से जाने के लिए मजबूर नहीं किया, वह खुद गई है। और झनक, मुझे यकीन है वह फिर लौट कर आएगी। अनिरुद्ध कहता है, काश ऐसा हो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सुना है कि सिर्फ तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ जा रहा है। अर्शी गुस्से में कहती है, सिट की बात मत करो, और कोई बिपाशा नहीं हूँ जिससे तुम जैसा चाहो वैसे ट्रीट करो। अनिरुद्ध सीधा कहता है, तो यहाँ से चली जाओ। क्यों नहीं जाती? मेरा पीछा छोड़ दो। जैसा तुमने मेरे और झनक के साथ किया था वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। आगे क्या होगा? क्या गांव वाले पराशर और झनक को अपनाएंगे? क्या अर्शी का सच सबके सामने आ जाएगा? जेल के जुड़े रहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक ने पराशर से शादी के लिए तो कह दिया है कि हाँ ये मेरा पति है, और पराशर ने बोल दिया है कि झनक का बच्चा जो गोद में है वो मेरा बच्चा है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर देखते हैं कि क्या होता है। क्या गांव वाले उसे अपने साथ रखेंगे कि उसे छोड़ देंगे? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अर्शी बहुत परेशान है कि आखिर वो करे तो करे क्या। अनिरुद्ध को अपना बनाना चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे अपने साथ रखना तक नहीं चाहता, उसके साथ रहना तक नहीं चाहता। क्या अर्शी उसे अपने पास रख पाएगी कि उसे छोड़ देगी?
पूछेगी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी मुश्किल में है, ना इधर की है ना उधर, ना उधर की है ना बैठ इधर। जाती है। जनक के बगल में ही एक आदमी होता है जो जनक को परेशान देखकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है? तभी बस का आदमी टिकट मांगने के लिए जनक के पास टिकट नहीं होता। जनक बोलती है, मेरे पास टिकट नहीं है, आप मेरा अंगूठी ले लो। बस वाला बोलता है, मुझे टिकट चाहिए। तभी कुलभूषण के आदमी आते हैं और बोलते हैं, यह हमारी बीवी है, हम अपने इसके टिकट देते हैं, यह हमारे साथ चलेगी। जनक बोलती है, मैं इससे नहीं पहचानती हूँ। उस जनक के बदले में जो आदमी होता है उसका नाम पराशर होता है। पराशर बोलता है कुलभूषण के आदमी से, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि यह तुम्हारी बीवी है? पराशर कुलभूषण के आदमी को बोलता है, यह हमारी रिश्तेदार है और यह हमारे साथ जाएगी। कुलभूषण के आदमी पराशर की वजह से जनक को छोड़ देता है। पराशर बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। अब दूसरी तरफ अर्शी अपने घर आती है और सृष्टि और विनायक को सारी बातें बता देती है। विनायक गुस्सा होता है और बोलता है, मैंने बोला था अर्शी, तुम डाइवोर्स लेने के बाद कुछ करना। अब सिड ने तुम्हें धोखा दिया तो अब तुम्हें पता चला रहा होगा कि सृष्टि बोलती है, अर्शी कोई बात नहीं, तुम्हें अनिरुद्ध के घर लेकर जाऊंगी। अभी तक तुम्हारा और अनिरुद्ध का डाइवोर्स नहीं हुआ है, अब भी तुम अनिरुद्ध की पत्नी हो। विनायक गुस्से में आकर अर्शी से बोलता है, अब से तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए मर चुका है। अब झनक शिवलिंग पहुंच जाती है, लेकिन कुलभूषण के आदमी झनक के पीछा कर नहीं छोड़ते। पराशर अपने आदमी को बुलाता है, जिसे देखकर कुलभूषण के आदमी वहां से चले जाते हैं। पराशर के आदमी बोलते हैं, यह लड़की कौन? पराशर सारी बातें गांव वालों को परेशान बोलता है, मैं चाहता हूं कि आप सब इस महिला को इस गांव में जगह दो। गांव वाले झनक को गांव में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। पराशर बोलता है, आप चाहो तो आपके घर भिजवा सकते हैं। झनक बोलती है, मैं इस गांव में रहना चाहती हूं, लेकिन अगर आपने हमें धोखा दिया तो आपको नहीं जाने देंगे। जी हाँ दोस्तों, झनक तो बोलती है कि मैं इस घर को छोड़ के तो नहीं जाऊंगी, लेकिन जब पराशर बोलता है, अगर आपने हमें धोखा दिया या आपने कोई भी ऐसा काम किया जिसे कि अब मैं आपको यहाँ से यहीं पे बंद बना लूँगा या आपको जाने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अर्शी के पिता विनायक अर्शी को बोल देते हैं कि अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, अब तुमको जो भी कुछ कहना है तुम अपनी माँ सृष्टि से बोलना। मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए मर चुका है, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अब तुमको जो भी कुछ कहना है तुम अपनी मॉम सृष्टि से कहोगी। वो सृष्टि बोलती है, हाँ मैं अभी जिंदा हूँ, अनिरुद्ध का तुम्हारे साथ अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, मैं तुमको वहाँ पे लेकर चलूँगी। देख रहे हैं कि पुलिस झनक को बोलता आ रहे हैं, अनिरुद्ध से आप बिना डाइवोर्स के शादी नहीं कर सकते। अब झनक खुद से बोलती है, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब बस हुआ, मेरी और सर जी की शादी नहीं होगी। मैं सर जी को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और ऐसी जगह जाऊंगी जहां से सर जी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। अभी सभी अर्शी और पुलिस से बात ही कर रहे होते हैं तो कभी झनक अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। झनक स्टेशन पर जाती है, जहां उससे वही औरत दिखती है जिसने अर्शी का बच्चा हॉस्पिटल से लिया होता है। झनक उस औरत को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पहचान चुकी हूँ और तुम्हारे सच का मालूम है मुझे। औरत बोलती है, कैसा सच? झनक बोलती है, इस बच्चे का सच। औरत झनक के सारी बातें बता देती है कि उसका पति उसे घर से निकाल दिया, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह इस बच्चे को कैसे पाले। अब दूसरी तरफ ऑन को कर देखते हैं कि अर्शी सिड को कॉल लगाती है। सिड अर्शी का कॉल नहीं उठाता है, वो किसी और लड़की के साथ कहीं और जा रहा होता है। अर्शी सोचती है कि वह सीधे सिड के घर पर ही चले जाए। अर्शी सिड के घर पर पहुंचती है तो उसका घर बंद होता है। वो नौकर को बोलती है दरवाज़ा खोलने के लिए। नौकर दरवाज़ा तो खोल देता है, लेकिन अर्शी को घर के अंदर आने नहीं देता है। अर्शी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, रामलाल, मैं क्या कह रहे हो, मुझे घर के अंदर जाने दो। रामलाल बोलता है, मालिक ने बोला है किसी को घर के अंदर नहीं जाने देने के लिए। अर्शी बोलती है, मुझे सिड से मिलना है, मुझे जाने से। रामलाल बोलता है, मालिक तो कुछ देर पहले ही जा चुके हैं सारा सामान लेकर, इसलिए आप यहाँ से जाइए। रामलाल बोलता है, ठीक है, साहब ने आपके लिए कार्य
पैक करवा दिया है, आप अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकती हैं। जो भी सामान लाया है वही, और कोई भी सामान नहीं लेना। अर्शी रोने लगती है और रामलाल से बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो, सिड ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। रामलाल बोलता है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, एयरपोर्ट पर ही होंगे। अर्शी एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अजीब सी शांति महसूस हुई। यह जगह अनिरुद्ध के बड़े और शानदार लेकिन खाली घर से बिल्कुल अलग थी, जहाँ सादगी भी थी और अपनापन भी था, और सबसे बढ़कर सिद्धार्थ का प्यार भरा स्वागत था। सिद्धार्थ ने उसे देखते ही अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अर्शी, तुम क्या सच में आ गई हो? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। हाँ सिद्धार्थ, अर्शी मैं उसकी बाहों में और कसते हुए कहा, मैं नर्क से निकलकर हमेशा के लिए आ गई हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बसाना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे अपने हाथों से लिया और उसके आंखों में गहराई से देखा, और मैं भी यही चाहता हूँ अर्शी, तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अर्शी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह खुशी के आंसू थे और अनिरुद्ध को यह बहुत जल्द तकलीफ दे रही थी। जब यह सब खत्म हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। सिद्धार्थ का चेहरा अचानक थोड़ा उदास हो गया और अर्शी तभी नहीं चाहती कि अर्शी हैरानी से रह गई। क्यों नहीं सिद्धार्थ, क्या हो गया? देखो, मेरे घर वाले को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर हम अभी शादी करते हैं तो वह तुम्हें कभी भी अपनाएंगे नहीं। अर्शी का दिल डूबने लगा। उसकी उम्मीदें फिर से टूटने वाली थी। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे समझाया, मैं चाहता हूं कि पहले मैं अपने पिताजी का कारोबार अच्छे से जमा लूं और ऑफिस में काम करना शुरू कर दूं। जब मैं आर्थिक रूप में मजबूत हो जाऊंगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाऊंगा, मेरे पास पैसे हो जाएंगे, तब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं अभी शादी कर ली तो मुझे उनकी कोई भी संपत्ति नहीं मिलेगी। क्या तुम सच में यह चाहती हो? अर्शी का मन दुविधा में पड़ गया। वह सिद्धार्थ का नुकसान नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि कब तक चलेगा। पर तुम मुझे यहाँ तो बता सकते हो ना कि यह घर सब तक ठीक है? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। इसमें थोड़ा समय लगेगा अर्शी, लेकिन तुम्हें अभी अनिरुद्ध से तलाक नहीं लेना चाहिए था। क्या? अर्शी लगभग चिल्ला पड़ी। क्यों नहीं? मैं अब उस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे तलाक दूंगी। सिद्धार्थ ने उसे शांत करने की कोशिश की। हाँ अर्शी, तुम उसे तलाक दोगी, लेकिन अभी नहीं। जब तक मैं पिताजी का कारोबार नहीं संभाल लेता तब तक रुको। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अनिरुद्ध को सजा दो? अर्शी चौंक गई। सजा? कैसी सजा? उसने तुम्हें कोई बहुत परेशान किया है? अर्शी, कितने सालों तक मुझे एक झूठे रिश्ते में रखा, अब वह तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी करने जा रहा है। क्या तुम उसे इतनी आसानी से जाने दोगी? सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्शी सोचने लगी, अनिरुद्ध ने सच में उसे बहुत दुख दिया था। उसका प्यार कभी भी सच्चा नहीं था और अब झनक नाम भी किसी लड़की के शादी करने जा रहा था, जबकि अर्शी अभी भी उसकी पत्नी थी। बदले की आग धीरे धीरे उसके दिल में सुलझने लगी। तुम क्या चाहते हो सिद्धार्थ? अर्शी ने पूछा। मैं चाहता हूं कि तुम अनिरुद्ध को तलाक देने के लिए हाँ कह दो, कागजों पर दस्तखत भी कर दे लेना, लेकिन जब तुम्हें तलाक की तारीख मिले तो तुम मना कर देना। अनिरुद्ध से कहना कि तुम्हें तलाक नहीं चाहिए। जिस दिन अनिरुद्ध शादी कर रहा होगा और अगर तब तक रहना कारोबार ठीक हो जाता है तो मैं तुम्हें शादी कर लूँगा। अर्शी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा। उसकी बातों में एक अजीब सी योजना छिपी हुई थी, लेकिन उस समय उसे और कुछ नहीं सूझ रहा था, सिर्फ अनिरुद्ध को सबक सिखाना चाहती थी। ठीक है सिद्धार्थ, अर्शी ने कहा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली और उसे गले लगा लिया। अर्शी को उसकी बाहों में थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी एक अनजाना सा डर भी पल रहा था। कहीं सिद्धार्थ उसे पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध ऑफिस से थका हारा घर लौटकर झनक की तस्वीरें उसके बटुए में हमेशा उसके साथ रहती थी। उसे देखते ही उसकी थकान सारी दूर हो जाती थी। बहुत खुशहाल आखिरकार वो और झनक हमेशा के लिए एक होने जा रहे थे। कमरे में दाखिल होते ही उसने झनक को आवाज़ दी। झनक झनक रसोई से बाहर आई। उसकी आंखों में प्यार और थोड़ी चिंता दिख रही थी। आप आ गए, थक गए होंगे। अनिरुद्ध ने उसके पास जाकर उसका हाथ थामा, लेकिन तुम्हें देखकर सारी थकान उतर गई। जब झनक, यह देखो आखिरकार हम दोनों एक होने जा रहे हैं। अनिरुद्ध एक सपने में खो गया। वह देख रहा था कि उसकी और झनक की शादी हो रही है। मंडप सजा हुआ था, मेहमानों की भीड़ भी थी और सब पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। झनक लाल रंग की जोड़े में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अनिरुद्ध का दिल खुशी से भर गया। सर जी, झनक की आवाज़ ने उसे सपने
से जुदा कर दिया। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें खोली और जनों को अपने सामने खड़ा पाया तो क्या